ये तस्वीरें गाजा की हैं, जहां इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू होने की घोषणा से लोगों ने कुछ राहत की सांस ली है। रविवार से गाजा में युद्ध विराम लागू हो गया है और इसे नए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने का असर भी कहा जा रहा है। लेकिन एक सवाल जिस पर अधिक नहीं सोचा गया है वो है 15 महीने से चल रही इस जंग की पर्यावरणीय कीमत क्या रही है, इस पूरी जंग की क्लाइमेट कॉस्ट क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, हमारा यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको साइंस और जो समकालीन विषय हैं उनके बारे में तमाम जानकारियां मिलती हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि गाजा में जो कुछ हो रहा था उसमें 46,000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। हमास ने जो 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया उसमें 1200 इजरायली मारे गए, उससे कुछ ज़्यादा ही शायद। और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई इजराइल की ओर से हुई उसमें फ़िलिस्तीन पर कहर टूटा और वहाँ 46,000 लोगों की से ज़्यादा की जानें गई और उसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इस मानवीय त्रासदी को इतिहास में काले पन्ने के रूप में दर्ज किया जाएगा। एक बहुत ही अंधेरा अध्याय है ये, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे इस बारे में कि इस पूरे युद्ध के और या दुनिया में जो तमाम युद्ध होते हैं उनकी क्लाइमेट कॉस्ट क्या रहती है, उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है, जो कि मानवता से सीधे सीधे जुड़ा हुआ एक सवाल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो युद्ध विराम हुआ है गाजा में वो अब लागू रहेगा आगे और वहाँ पर दोबारा कोई हिंसा या लोगों की हत्या, जाने की ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले के बाद इजराइल ने जो लगातार गाजा पर बमबारी की है और हमले जारी रखे हैं उसकी एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय कीमत है। और उस कीमत में यहाँ की कृषि, मिट्टी, यहाँ का सैनिटेशन, यहाँ का पानी, ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ तबाह हो गया है। वायु प्रदूषण जो इससे हुआ है वो अलग। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी ओर मुख्य धारा की मीडिया का ध्यान नहीं गया है। इस बारे में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी यूनेप की एक रिपोर्ट में आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, जिसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि जो एक पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो गया। इजराइल के द्वारा जो गाजा पर लगातार 15 महीने बमबारी हुई उससे वहाँ पर न केवल 1 लाख से अधिक जो बिल्डिंग्स हैं वो तबाह हो गई, बल्कि वहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम तबाह हो गया है। इसका एक लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और आप इस बारे में अधिक जानकारी वहाँ से हासिल कर सकते हैं। गाजा में जो तबाही हुई है उसके बाद वहाँ जो पुनर्निर्माण होगा उसकी एक अलग क्लाइमेट कॉस्ट है, क्योंकि वहाँ उसके लिए बहुत सारा सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, बहुत सारे संसाधन चाहिए, बिजली चाहिए। तो इसमें बहुत बड़ा जो एक इसका क्लाइमेट एनालिसिस है, क्लाइमेट कॉस्ट कितनी है, इसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल इको एंड एनर्जी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे इस तरह की खबरें लोगों तक पहुंच सकती हैं, जिसमें जानकारी है और आपके सरोकारों की बात है। तो जैसा मैंने कहा कि गाजा के पुनर्निर्माण में बहुत सारे संसाधन लगेंगे, लेकिन सिर्फ गाजा पे ही हमला नहीं हुआ है। दुनिया में तमाम देश आपस में लड़ते रहे हैं। हमने पिछले दिनों यूक्रेन वॉर भी देखा और दूसरी जगहों पर भी अशांति देखी। जो ये लड़ाइयाँ होती हैं इससे कितना पर्यावरण को नुकसान होता है और इसकी क्लाइमेट कॉस्ट क्या होती है, इस बारे में मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। दुर्भाग्य से ये जो क्लाइमेट सम्मेलन होते हैं और क्लाइमेट कन्वेंशंस होते हैं, यहाँ पर तमाम तरीके के अपने द्वारा किए जा रहे देशों को इमिशंस की जानकारी देनी पड़ती है, उनकी मॉनिटरिंग होती है, रिव्यू होता है, वेरिफिकेशन होती है, जिसे हम MRV कहते हैं। लेकिन अमूमन देखा जाए तो मिलिट्री जो इमिशन है, मिलिट्री वजहों से, जो सैन्य कारणों से जो इमिशन होते हैं, उनका कहीं पर भी कोई ऐसा ठोस जिक्र नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी इन बड़े बड़े देशों की नहीं है जो ये बमबारी करके पूरा इकोसिस्टम तबाह करते हैं। और जो इमिशन है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इन युद्धों का होता है।
क्योंकि गजा युद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्ट हमें जानकारियाँ, आधिकारिक जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है, तो कई अनुमानों से, रिसर्चर्स की स्टडी से ही इस बात का पता लगाया गया है कि वहाँ पर असल में जो बमबारी हुई है उससे कितना इमिशन हुआ, कितनी उसकी क्लाइमेट कॉस्ट है। पर्यावरण की बात मैं पहले कर चुका हूँ, यूनेप की रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप वहाँ पढ़ सकते हैं कि कितना वहाँ पानी दूषित हुआ, वाटर बॉडीज़ ख़राब हुई, सैनिटेशन जो है प्रॉब्लम का सिस्टम पूरा तबाह हो गया। लेकिन इमिशन यानी जो कार्बन और ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है इस बमबारी से, उसका क्या आकलन है, इस बारे में बात करना ज़रूरी है। क्योंकि पूरी दुनिया, आपने देखा 2024 जो है दुनिया का सबसे गर्म साल घोषित हुआ और सारे देशों की जिम्मेदारी है कि वो कार्बन इमिशन पर नियंत्रण रखें। तो गाज़ा के इस इलाके में जो बमबारी हुई है उसमें 90% कार्बन इमिशन या ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है उसकी वजह जो है इजराइल द्वारा की गई बमबारी है। लेकिन जो 10% यानी 10 में से एक हिस्सा जो है उसके लिए हमास भी जिम्मेदार है, जो उसने लगातार रॉकेट वक्त वक्त पर दागे हैं इजराइल के ऊपर। तो ये एक अनुपात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस इमिशन बमबारी के कारण, युद्ध के कारण हुआ है। गार्डियन में प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद पहले 60 दिनों में इजरायली बमबारी के कारण 2,81,000 मीट्रिक टन CO2 इमिशन के बराबर उत्सर्जन हुआ। ये आंकड़ा यूके और यूएसए के जो रिसर्चर्स हैं, शोधार्थी हैं, उन्होंने निकाला है। उन्होंने अपनी रिसर्च से ये एक अंदाज़ा दिया है। याद रखिए कि ये पहले 60 दिन, जो युद्ध के पहले 60 दिन है, सिर्फ उसी का आंकड़ा है। ये माना जा रहा है कि 1.5 लाख टन यानी 1,50,000 टन कोयले को जलाने से जितना इमिशन होता, उतना इमिशन पहले 60 दिनों के युद्ध में ही हो गया। जनवरी 2024 में प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इमिशन का 50% तो अमेरिकी जहाज़ों द्वारा इजराइल को हथियारों की सप्लाई के कारण ही हुआ। यानी जो इजराइल को अमेरिका ने जो एम्यूनिशन की और हथियारों की सप्लाई की, उसके लिए जो जहाज़ चल रहे थे उनके लिए फ्यूल जो बर्न हुआ उसमें 50% इमिशन का हिस्सा जो है इस इमिशन में उसी एक्टिविटी के कारण है। पिछले साल जून में यूरो न्यूज़ ने एक खबर प्रकाशित की जिसका लिंक मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और यूरो न्यूज़ की उस खबर के मुताबिक गजा में जो हमला हुआ उससे पहले 120 दिनों में, इन्होंने 4 महीने का आंकड़ा करीब दिया है, 120 दिनों में जो उत्सर्जन हुआ वो दुनिया के 26 देशों के वार्षिक उत्सर्जन से अधिक है, जिनमें 90% के लिए इजराइल जिम्मेदार था जैसे मैंने बताया, और 10% के लिए हमास के द्वारा दागे गए रॉकेट जिम्मेदार थे। इस हमले के शुरुआत के कोई 1 साल बाद मुझे जो एक रिपोर्ट डेक्कन हेरल्ड अंग्रेज़ी अखबार है उसमें छपी हुई रक्षित सेठी की रिपोर्ट मिली, जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि वहाँ पर जो युद्ध के कारण 9 लाख टन जहरीला कचरा इकट्ठा हो गया है, जो एक नई पर्यावरणीय समस्या है। अब आप देखिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये वॉर शुरू करते हैं कि वहाँ पर 9 लाख टन हैजार्डस वेस्ट जो है वो इकट्ठा हो गया है और उसकी क्लीनिंग अपने आप में प्रॉब्लम है, उसको कहाँ डंप किया जाए और कैसे डिस्पोज किया जाए। साइंटिस्ट फॉर ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और इस रिपोर्ट का नाम है एस्टिमेटिंग द मिलिट्रीज ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इसमें कहा गया है कि धरती पर होने वाली जितनी ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती है साल में, उसका 5.5% जो है वो मिलिट्री एक्टिविटी के कारण यानी सैन्य कारणों से होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो मिलिट्री जो है पूरी दुनिया में जो सैन्य कार्रवाइयाँ हो रही हैं या सैन्य उपकरण बनाए जा रहे हैं या उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसमें 5.5% आपका जो कार्बन ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो उसी के कारण है। और इसीलिए शांति के पैरोकार जो हैं वो लगातार कहते हैं कि युद्ध की कीमत सिर्फ वो नहीं है जो आपको दिखाई दे रही है, बल्कि उससे बहुत आगे है। अमेरिका ने 2001 से 2018 के बीच इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सीरिया पर जो हमले किए, उससे 440 मिलियन टन CO2 के बराबर उत्सर्जन हुआ, जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 18 साल में 440 मिलियन टन CO2 का जो उत्सर्जन हुआ अमेरिका द्वारा इन सैन्य कार्रवाइयों में हुआ। इसके आगे अगर हम सिर्फ इराक की बात करें तो इराक पर अमेरिकी जो एलाइड फोर्सेस है उसने जो आक्रमण किया उससे 250 मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट के बराबर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हुआ। आखिर में अगर हम देखें एक और आंकड़ा हम इस पर बात कर सकते हैं, वो है यूक्रेन पर जो रूसी हमला हुआ उसमें पहले 7 महीनों में ही कम से कम 100 मिलियन टन CO2 इमिशन के बराबर जो है उत्सर्जन हुआ है, जो पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक कहा जाएगा। तो ये कुछ आंकड़े हैं, जबकि युद्ध जो है वो बहुत बड़े स्तर पर अलग अलग जगह पर चल रहे हैं।
गाज़ा पर वापस लौटते हैं तो वहाँ पर जो पुनर्निर्माण होगा उसकी क्लाइमेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इसका अनुमान ही अभी लगाया जा रहा है। वहाँ 1 लाख से ज़्यादा बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं। खुद इजराइल ने माना है कि उन्होंने 40,000 जगहों पर हमले किए हैं, बमबारी की है, तो इससे वहाँ पर जो तबाही है उसका मंजर जो है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दिसंबर 2023 में BBC की एक रिपोर्ट ने ही कहा कि 1 लाख से ज़्यादा बिल्डिंग्स तबाह हुई। इस पुनर्निर्माण में जो कई वर्षों तक हमें मशीनें चलानी पड़ेंगी, जो सीमेंट लगेगा, लोहा लगेगा, स्टील लगेगा, उसके उत्पादन में जो इमिशन होगा वो 135 देशों के एनुअल जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन से ज़्यादा है। तो ये अंदाज़ा बताता है कि गज़ा की जो रिकंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट होगी वो क्लाइमेट कॉस्ट कितनी ज़्यादा है। और ऐसे रिकंस्ट्रक्शन में फिर से दोहरा रहा हूँ कि दुनिया में जगह जगह करने पड़ रहे हैं क्योंकि युद्ध से तबाही हो रही है। युद्ध की एक कीमत चुकाई जाती है जान देकर, अपने करीबियों को खोकर और विकलांग होकर। लेकिन युद्ध की एक दूसरी बड़ी कीमत भी है जो इस धरती के प्रदूषित करने के कारण है और इस धरती के पूरे एक इकोसिस्टम को तबाह होने के कारण है, जंगलों के कटने के कारण है और ग्रीन हाउस गैस इमिशन से ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण है, जिसके कारण तबाहियां होती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और युद्ध की हिमायत करने वालों को इस बारे में भी कभी कभी सोचना चाहिए। इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, उससे इसकी रीच बढ़ेगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे मिलता हूँ। नमस्कार।